इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पेंगुली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर ने हैदराबाद हाउस में समझौता ज्ञापन का किया आदान प्रदान। पीएम मोदी बोले, इससे भारत फिनलैंड सहयोग होंगे मजबूत। अमित शाह की मौजूदगी में बिहार में एनडीए उम्मीदवारों ने राज्यसभा के लिए नामांकन किए। दाखिल नितिन नवीन और नीतीश कुमार रहे प्रमुख। बिहार में राजनीतिक हलचल तेज। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। नीतीश कुमार के नामांकन दाखिल करने पर विपक्ष और जेडीयू ने जताई नाराजगी। धारवाड़ में ग्राम देवी की भव्य शोभा यात्रा का हुआ आयोजन। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दर्शन कर लिया आशीर्वाद। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जानवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों ने व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वर्ष 2026 की शुरुआत में भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता हुआ। इस एग्रीमेंट से भारत और फिनलैंड के बीच डिजिटल प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और स्थिरता के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत होगा। वर्ष 2026 की शुरुआत में ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। यह एग्रीमेंट भारत और फिनलैंड के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी सहयोग को और प्रबल करेगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों में भारत और फिनलैंड महत्वपूर्ण साझेदार हैं। नोकिया के मोबाइल फोन और टेलीकॉम नेटवर्क ने करोड़ों भारतीयों को जोड़ा है। फिनलैंड के आर्किटेक्ट के सहयोग से हमने चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया है। फिनलैंड की साझेदारी से हमने नुमालीगढ़ में दुनिया की सबसे बड़ी बंबू टू बायोएथेनॉल रिफाइनरी भी बनाई है। फ्रेंड, ऐसे महत्वपूर्ण उदाहरणों से प्रेरित होते हुए प्रेसिडेंट स्टुब की इस यात्रा में हम भारत फिनलैंड संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन डिजिटलाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी का रूप दे रहे हैं। यह पार्टनरशिप एआई से लेकर 6G टेलीकॉम तक, क्लीन एनर्जी से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक कई हाईटेक क्षेत्रों में हमारे सहयोग को गति और ऊर्जा देगा। साथ ही डिफेंस, स्पेस, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल जैसे की सेक्टर्स में भी साझेदारी और गहरी बढ़ेगी। भारत और फिनलैंड जैसे लोकतांत्रिक और जिम्मेदार देशों की यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए ट्रस्टवर्दी टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन सुनिश्चित करने में योगदान देगी।
पटना से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में राज्यसभा उम्मीदवारों के नामांकन के लिए मौजूदगी दर्ज कराई। इस दौरान नितिन नवीन, नीतीश कुमार, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और रिवेश कुमार ने अपना नामांकन दाखिल किया। अमित शाह ने कहा कि नितिन नवीन राज्य में लंबे समय तक सक्रिय रहने के बाद अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। अमित शाह ने नीतीश कुमार के कार्यकाल की सराहना की। आज मैं पटना में श्री नितिन नवीन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा, श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री रामनाथ ठाकुर जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी और श्री शिवेश राम जी के राज्यसभा के नामांकन के लिए यहाँ पर आया हूँ। श्री नितिन नवीन जी राज्य में लंबे समय तक यशस्वी राजनीति करने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और अब वो राज्यसभा के माध्यम से संसद में भी अपना योगदान देंगे। हम सब एनडीए के सदस्य, भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता नितिन नवीन जी का राष्ट्रीय राजनीति में और संसद में स्वागत करते हैं। आज बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन किया है। इसके साथ ही बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। ये कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। उन्होंने अपने शासनकाल में बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम किया। इन्होंने बिहार की सड़कों को न केवल गांवों तक जोड़ा, बिहार की सड़कों की स्थिति को भी सुधार किया। इतने लंबे करियर में विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनके कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा। पूरा जीवन भ्रष्टाचार के आरोप लगने बगैर इतना लंबा राजनीतिक सफर शायद ही किसी राजनेता ने तय किया हो जो नीतीश कुमार जी ने किया है। बिहार में हर गांव, हर घर में बिजली पहुंचाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हमेशा नीतीश जी सादगी, शुचिता और सार्वजनिक जीवन के उच्चतम मूल्यों के पक्षधर रहे, जिनका पालन उन्होंने भी किया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल तक बिहार को हर प्रकार से आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान किया और उनके नेतृत्व में ही मोदी जी की भेजी हुई सभी योजनाएं बिहार के जन जन तक पहुंची। 1974 के जयप्रकाश आंदोलन के वो प्रमुख नेता रहे हैं और तब से लेकर आज तक पूरा जीवन जेपी के सिद्धांतों पर उन्होंने बिताने का प्रयास किया। आज फिर से एक बार वो राज्यसभा के सांसद के नाते दिल्ली आ रहे हैं। मैं और एनडीए के सभी साथी उनका हृदय से स्वागत करते हैं और उनका कार्यकाल जो मुख्यमंत्री के नाते हैं वो हमेशा बिहार के लोग याद भी रखेंगे, उसका सम्मान भी करेंगे। मैं फिर से एक बार नितिन नवीन जी और नीतीश कुमार जी का राज्यसभा में आने का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बिहार में नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार और नितिन नवीन समेत बिहार से एनडीए के राज्यसभा उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। उम्मीदवारों ने अपने पर्चे केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दाखिल किए। बता दें, बिहार विधानसभा में विपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाना भाजपा की सत्ता राजनीति का हिस्सा है। थे कि चुनाव में जिस हिसाब से इन लोगों की जीत हुई है, धनतंत्र की जीत हुई है, मशीन तंत्र की जीत हुई है, ये एक एक एनडीए के घटक दल सब लोग जानते हैं कि उनकी जीत इस चुनाव में कैसे हुई। अब हम इतना कहना चाहते हैं, जो हम लोगों के सामने जो समाचार आया, नीतीश जी ने भी
पोस्ट किया है कि वो जो है सदन जाना चाहते हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि हम शुरुआत से ही जो है इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहने देंगे। हमने उस समय भी कहा था कि ये महाराष्ट्र मॉडल जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में जो है लागू करेंगे। आज वो बात जो है सच हो गई है और जो जन आकांक्षाएं हैं इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ हैं सभी लोग। जो भी जन भावना लोगों की है इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ है। हम नीतीश जी के साथ कुछ दिन काम भी किए, उप मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन ज्यादातर जो है हम विपक्ष में रहे। हम लोग सब लोग जानते हैं। आप मेरा एक बयान देखिएगा, जब नीतीश कुमार जी जब दोबारा हम डिप्टी सीएम बने, उसके बाद जब दोबारा वो 28 जनवरी 2024 में जब हम लोग को छोड़ के गए थे, तब उनके पास कोई वाजिब वजह भी नहीं थी कि हम लोगों को क्यों छोड़ा था। उस समय भी हम लोगों ने ये कहा था कि भाई बीजेपी जो है जनता दल यूनाइटेड पार्टी को खत्म कर देगी, अब जनता दल यूनाइटेड पार्टी अब बचेगी नहीं। हमारी पूरी सहानुभूति नीतीश कुमार जी के प्रति है। चुनाव में भी हमने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा और चुनाव के दौरान भी घूम घूम के ये बात हम कहते थे कि भाई नीतीश जी को तो घोड़ी पे चढ़ाया है दूल्हा बना करके, लेकिन फेरा किसी और के साथ दिला रहा है। यही सच्चाई है और बीजेपी नहीं चाहती है कि कोई ओबीसी समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित आदिवासी समाज जो लीडर है या सामाजिक न्याय की जो बात करता है, धर्मनिरपेक्षता की जो बात करता है, उसको ये भाजपा के लोग टिकने नहीं देना चाहते। हम जानते हैं उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, हर जगह जो है ये ऐसे सीएम चुनते हैं भाजपा, भले ही ओबीसी समाज के हो, लेकिन रबर स्टैंप वाला जो सीएम जो है भाजपा जो है चुनती है। यानी हम पहले भी कहते रहे हैं कि भाई पूरी तरीके से भाजपा ने हाईजैक नीतीश कुमार जी को कर लिया। आज वो बात जो है साबित हो गई। वहीं जेडीयू नेता राजीव रंजन पटेल ने कहा कि बिहार की जनता रो रही है और कार्यकर्ताओं से कोई राय नहीं ली गई। पटेल ने कहा कि अगर कोई निर्णय लिया जाना था तो कार्यकर्ताओं की सहमति से लिया जाना था और जनता ने सिर्फ नीतीश कुमार के लिए वोट दिया था। किसान जी को रास्ता भेजे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार के जाने से बिहार की जनता रो रही है, किसी ने कल होली नहीं बनाया है। सैकड़ों महिलाओं ने, पुरुषों ने वोट किया है, हजारों कार्यकर्ता रो रहे हैं। सब लोगों ने घर घर जाके नीतीश जी के लिए वोट मांगा था, किसी दूसरे के लिए कोई वोट नहीं हुआ था। आज नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, हम लोग नहीं रहेंगे। एक एक आदमी लाठी खाया, मार खाया लालू यादव का। आज नीतीश कुमार जी हट जाएंगे। 25 से 30 के लिए हम लोग वोट मांगे थे, 20 के लिए नहीं मांगे थे। इससे पहले आप लोग की कभी बात हो पाई पार्टी के नेताओं से कि क्या इस तरह की कोई तैयारी? कभी किसी ने नहीं कहा था। ये धोखेबाजी है। किसी ने कार्यकर्ताओं से नहीं पूछा। अगर कोई निर्णय करना था कार्यकर्ता को बुलाते, कार्यकर्ताओं से पूछते, और कार्यकर्ता से पूछे कि वोट हम लोग मांगने गए थे, नेता लोग वोट मांगने नहीं गया था। लात हम लोग खाते हैं, बात हम लोग खाते हैं, रास्ता पर पिटाते हम लोग हैं, और ये कोई निर्णय नहीं कर सकता है कोई नीतीश कुमार को हटाने का निर्णय। नीतीश कुमार नहीं रहेगा तो रह के क्या करेंगे हम लोग? नीतीश कुमार नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? राजीव जी ऐसा फैसला क्यों? नीतीश कुमार क्यों नहीं? नीतीश कुमार को राजीव जी हम लोग 89-90 से नीतीश कुमार जी के साथ है। ये तो लोग कह रहे ना कि वो अपने से जा रहे हैं। तो कोई अपने से नहीं जा रहे। जनता ने वोट किया तो क्या नीतीश जी के नाम पर चुनाव लड़े? नहीं लड़ते नीतीश जी के नाम पर चुनाव।
लड़ता दूसरे के नाम पर चुनाव, हम लोग नहीं कुछ बोलते, लेकिन वोट मांगे हम लोग घर घर जाके। महिलाएं कल रो रही थी, सैकड़ों महिलाओं ने हम लोग को फोन किया, कार्यकर्ताओं ने कहा फोन करके कि नीतीश जी ने तो अच्छा, कई लोगों को ये भी लग रहा है कि नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य है शायद इस वजह से उन्होंने ये नीतीश फैसला कुमार जी लिया का कुछ नहीं, स्वास्थ्य सब ठीक है। नीतीश कुमार जी का कुछ नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी को है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? कोई फैसला नीतीश जी ने नहीं लिया है, बिहार की जनता ने वोट किया है। तो आखिर ये बताइए कि अगर नीतीश कुमार के बिना फैसले के वो दिल्ली जा ही नहीं सकते, उन्होंने लिया है। जनता में वोट किया है, जनता से पूछिए, जनता से फैसला लीजिए, कार्यकर्ताओं से फैसला लीजिए। जनता के हम लोग वोट मांगे घर घर जाके नीतीश कुमार के नाम पर, तो कैसे कोई फैसला ले सकता है? आप लोग क्यों? हजारीबाग जिले के केरेडारी क्षेत्र में पूर्व JLKM प्रत्याशी बालेश्वर कुमार ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक अंबर प्रसाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बालेश्वर कुमार ने होली की पूर्व संध्या पर प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि चट्टी बरियातू कोयल माइनिंग में मशीनों के इंजन में बालू और चीनी डाली जा रही थी। उन्होंने कहा कि इन अधिकारियों की कार्रवाई और जिम्मेदारी पर संदेह है और जनता को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कि जहां वो धरना दे रहे हैं ना, वो धरना जो दे रहे हैं तो अपनी फैक्ट्री के सवाल पर, फैक्ट्री जहां है वहां धरना दे रहे हैं, फैक्ट्री की क्षतिपूर्ति की बात कर रहे हैं। अब उनके पास कितना जमीन का कागजात है मुझे नहीं मालूम। ट्रिब्यूनल में अगर उनका पैसा जमा है तो ट्रिब्यूनल तो मांग रहा है कि दो अपना पेपर हमको दो, अपना पैसा ले जाओ। क्यों नहीं ट्रिब्यूनल में जाकर अपने पक्ष रखते हैं, अपने पेपर देते हैं? पेमेंट भुगतान ही चाहिए। और दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है, अगर रैयतों के लिए लड़ रहे हैं तो 10 कदम के बाद चंद्रगुप्त कोयलरी का काम शुरू हो गया है, तो कभी तो विरोध उसका नहीं किए, क्या कारण है? जनता बेवकूफ है। एक सवाल, एक शब्द भी तो नहीं बोला आपने। आप क्यों नहीं गए? चाहे वो पचड़ा हो, नौवा खाप हो, जोरदाग हो, चट्टी बारियातू हो, और भी जो उस गांव से प्रभावित गांव हैं, आज भी वहां के रैयत मजबूत स्थिति में लड़ रहे हैं। हाईकोर्ट गए हैं, हाईकोर्ट ने इनके पक्ष में अपनी बात रखा है। फैसला है कि वर्तमान दर पर चंद्रगुप्त परियोजना के प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। कभी तो उधर नहीं गए। ये मेरा कहना है। एक सवाल और आपसे करेंगे। योगेंद्र साहब हमेशा कहते हैं कि 2013 कानून लागू करो, और 2013 कानून लागू होगा तो काफी सारे रैयतों को लाभ होगा। जो अभी पेमेंट NTPC कर रही है बहुत ही कम पैसे दे रही है, अगर 2013 कानून लागू हो जाता है तो उसका 4 गुना मिलेगा। इसी की लड़ाई योगेंद्र साहब कह रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। हम भी 2013 कानून को लागू करने की बात करते हैं। आज झारखंड में कांग्रेस और JMM समर्थन की सरकार है। किसने आपको रोका लागू करने से? और 15 साल लगातार आप हैं। मैंने कहा ना पिछले शब्दों में कि केरेडारी बड़का गांव में जितनी भी कोल कंपनियों का शुभागमन हुआ, ये महानुभाव लोग, चाहे जोगिंदर साहू रहे हो, उनकी पत्नी रही हो, चाहे उनकी बेटी रही हो, इन्हीं लोगों का प्रतिनिधित्व था बड़का विधानसभा क्षेत्र में। तो विधानसभा के अंदर क्यों नहीं इन बातों को रखकर सरकार के स्तर से या फिर मजबूती से रखकर, अगर कानून पास करने वाला तो विधानसभा हमारा है, लोकसभा हमारा है। जोरदाग में अपनी बात रखने से जोरदाग में हमारा कानून नहीं बनेगा। उसके लिए विधानसभा है, लोकसभा है। तो वहां आप इन बातों की चर्चा नहीं करेंगे। यहां आप ओछी राजनीति करेंगे। लड़िए। अभी आप हार गए हैं बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में, तो आपको थोड़ा ज्यादा दर्द हो रहा है। आप अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं, लेकिन राजनीति चमकाने का क्या यही तरीका है कि केरेडारी प्रखंड के जो बेरोजगार हैं, नौजवान हैं, जो धंधा करना चाहते हैं, रोजी करना चाहते हैं, उन सारे लोगों को आप बर्बाद करके रख दिया, बर्बाद करना चाहते हैं। सर, अंतिम सवाल है
कि मसाला और चीनी डालने की जो घटना हुई है, जिसमें योगेंद्र साव अम्बा प्रसाद के लोगों को ऊपर आरोप लग रहा है, तो उसमें मशीन मालिक या कंपनी के द्वारा किसी प्रकार का कोई कानूनी कार्रवाई के लिए स्थानीय थाना में या फिर ऐसा कुछ प्रावधान किया जा रहा है क्या? देखिए, वो मामला अपनी कंपनी का है। मैंने कहा ना कि चट्टीवारिया तो खोल खनन परियोजना या जो उसके एमडीओ हैं ऋत्विक, ये तो 2 दिन पहले की बात है। मैं अभी घर पारिवारिक परेशानी में, मेरी माँ का ऑपरेशन है, अभी अपोलो में एडमिट है, कल ऑपरेशन हुआ है कुल्हे का। हम लोग 3 दिन से उसी में उलझे हुए हैं। और इन परिस्थितियों में अभी क्या हुआ नहीं हुआ आप तो कंपनी वाला जाने, लेकिन मैं तो बताना चाहता हूं लोग कम से कम जाने कि मशीन को बर्बाद करने के पीछे जोगिंदर साव परिवार का क्या मकसद है। क्यों विरोध करना था, रोके रहते, नहीं चलने देंगे। आप जब चाहिए, जब नहीं चाहते तो आपकी मशीन नहीं चलती। लेकिन मशीन को बर्बाद करने, डैमेज करने का क्या कानूनी अधिकार आपके पास है क्या? और 60 लाख रुपया कौन देगा? उन मशीन मालिकों को कौन मदद करेगा? ये तो बाद का सब्जेक्ट है। हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में हम इन बातों की चर्चा करेंगे। हम लोग इनको भी छोड़ेंगे नहीं कि आपने जब चाबी लिया तो उसमें चीनी कौन डाला? चाबी आपके पास है, ऑपरेटर को तो आप भगा दिए, तो चीनी और बालू कौन डालेगा? आप ही ना डाले। तो उन्होंने कहा कि यही मशीन लोग मेरा जो फैक्ट्री है तोड़ा है। बुनियाद ये है, उनके पास वीडियो है, कहीं बताएं, दिखाएं कि यही मशीन हमारा फैक्ट्री तोड़ दिया, इसलिए हम इसमें चीनी और नमक डाल दे रहे हैं, बालू डाल दे रहे हैं, इसको बर्बाद कर रहे हैं। इसमें करने का यही मकसद है कि केरेडारी के किसी भी नौजवान को रोजगार करने देना नहीं चाहता है, मोनोपोली लाना चाहते हैं। ये सिर्फ जोगिंदर साव मेंशन का ही राजपाट रहेगा। हम जो चाहेंगे वही होगा। जो अकूत संपत्ति या काली कमाई का जो सच है सिर्फ मेरे इशारे पर होगा। आपको बताना चाहते हैं, पिछले दिनों जो हाईवा एसोसिएशन के सलगा के राजू साहू जी थे, जोगिंदर साव और उनके जो क्या बोलते हैं बॉडीगार्ड बाउंसरों ने मिलकर उनका दोनों हाथ तोड़ दिया। कहीं सोशल मीडिया में तो ये बातें नहीं आई। 2 महीने तक वो बेचारा रांची हॉस्पिटल में पड़ा रहा और दुर्भाग्य है कि अभी उनसे ये कंप्रोमाइज कर लिए, उनकी क्षतिपूर्ति देकर उनको 12 निहोरा कर दिए। लेकिन सवाल तो जिंदा है। राजू साव, जिसके पिता सीटन साव थे, जिनको उग्रवादियों ने 1989 में मार दिया था, उनकी हत्या कर दी थी। 6 जो सलगा में हत्या हुई थी उसमें सीटन साव भी थे। और ऐसे परिवार के साथ उनकी कोई हमदर्दी नहीं, सहानुभूति नहीं है। उनको मारा। केरेडारी के 4-5 नौजवान, वो एक तरफा है। मैं इन बातों से मेरा यह निष्कर्ष है कि लगातार ये परिवार, पूर्व मंत्री जोगिंदर साव जी का परिवार 15 सालों तक जोगिंदर साव जी, उनकी पत्नी निर्मला देवी जी और उनकी बेटी अभी सुश्री अम्बा प्रसाद जी बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 15 सालों में इनको ये समस्याएं शायद नहीं दिखाई देती है। और आज जो रैयतों का हालत है, जो लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं, जो तथाकथित रैयतों को वहां ले जाकर प्रलोभन के आधार पर, इनकी भी बात हम करना चाहते हैं। इनकी हकीकत को जानना चाहिए। 1 सप्ताह पहले जब श्री जोगिंदर साव जी और उनकी पत्नी की जब गिरफ्तारी होती है, हाई वोल्टेज ड्रामा होता है और राज्य सरकार के दबाव में उन्हें छोड़ दिया जाता है।
रात में सुबह में छोड़ दिया जाता है दोनों परिवार को। लेकिन उनके साथ जो निर्दोष रैयत थे, कुछ महिलाएं थी, बच्चे लेकर थी, उनको जेल भेज दिया जाता है। कानून संगत अगर यही बातें हैं, मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, मैं अपने दर्शकों से, चट्टी बारियातू कोल माइंस के जो प्रभावित विस्थापित रैयत हैं, किसान हैं, जो उनके झांसे में आ जाते हैं, मेरा एक सवाल है खासकर श्री जोगेंद्र साहू जी के प्रति, जोगेंद्र साहू जी के लिए, कि या तो आप थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी से डरते हैं, या सिर्फ आप ड्रामा करना चाहते हैं। आप अगर छूट रहे थे, और हमको जो सूचना है कि पूर्व विधायक अंबा जी भी रात भर थाने में थी, उस ड्रामा की हिस्सेदार वो भी है, तो क्या यह सही है कि दोनों पति पत्नी जोगिंदर साहू और उनकी धर्मपत्नी जी को छोड़ दिया जाता है थाने से, लेकिन जो निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया जाता है, तो एक शब्द भी इनके मुंह से नहीं निकलता है कि अगर मैं उसी कीमत पर जेल थाने से जा सकता हूं कि मैं अपने साथ इन रैयतों को भी ले जा सकता हूं, ले जाऊंगा। लेकिन आनन फानन में बड़े जोर से निकलते हैं ये लोग थाने से और गायब हो जाते हैं, और उन रैयतों को, उन औरतों को जेल भेज दिया जाता है। खबर धारवाड़ जिले के कलघड़गी शहर की है, जहां केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ग्राम देवी यात्रा में मां के दर्शन किए। इस भव्य उत्सव में उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की और देवी से आशीर्वाद प्राप्त किया। बता दें, उत्सव में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। दरअसल केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ग्राम देवी यात्रा के भव्य उत्सव में मां के दर्शन किए और विशेष पूजा अर्चना कर देवी का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने देशवासियों के लिए सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की और कहा कि ग्राम देवी की कृपा से समाज में सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली बनी रहे। इस भव्य उत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग शामिल हुए, जहां पारंपरिक रीति रिवाजों और शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया। मंत्री प्रहलाद जोशी ने स्थानीय जनों से संवाद कर उनकी भावनाओं का सम्मान किया और इस अवसर ने धार्मिक आस्था के साथ साथ सामुदायिक एकता को बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका निभाई। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के तेजगढ़ थाने की इमलिया चौकी अंतर्गत एक मजदूर की हत्या का मामला सामने आया है। बता दें, सड़क किनारे खागर गांव के समीप दुरक सिंह की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचित किया गया। दरअसल प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक दुरक सिंह अपने मित्रों के साथ पार्टी कर रहा था। उसी मित्र का मोबाइल बंद होने के कारण शक जताया जा रहा है कि वही घटना में शामिल हो सकता है। पुलिस ने बताया कि आरोपी फरार है और मोबाइल लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही है। तेजगढ़ थाना प्रभारी अरविंद सिंह और चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे और तुरंत जांच शुरू कर दी। घटना होली के पर्व के दिन की हुई है, जब लोग रंग खेल रहे थे और अपराधी ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने कहा कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा और मामले का खुलासा होगा। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का, और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।